हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में 19 और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव्स लाया हूं जो 20 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, उसके लिए। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़ा निर्माता था। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिए थे। इस क्रांति का श्रीगणेश इंग्लैंड से ही हुआ। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था और इसमें वैसे तकनीक आए थे जो आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिए पूरी तरह से, और इसका जो स्टार्ट हुआ था, शुरुआत, वो इंग्लैंड से ही शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं क्षेत्रीय दल कहते हैं। इनकी कार्य करने का दायरा सीमित होता है। क्षेत्रीय दल है सो क्या होता है कि इनके लिए है सो क्षेत्र के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए जो कार्य किया जाता है उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं, और इनकी दायरा क्या होती है? सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल ऐसी फसल है जो जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास है सो काट लेते हैं। जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? विदेशी निवेश से क्या मतलब है? तो उत्तर हो जाएगा, जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। बाहरी देशों की कंपनियां क्या होती है कि हमारे देश में आकर निवेश करती है तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ओके, यानी कि यह एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया ही है सो उदारीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। हाथ से बने 2 वस्त्र जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। तो हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, हाथ से बुने हुए वस्त्र पर हम विशेष व बारीकी डिजाइन दे सकते हैं जो मशीन से संभव नहीं होता है। हम लोग हाथ से ऐसा जितने अच्छे डिजाइन कर सकते हैं उतना मशीन से नहीं हो पाता है। दूसरा है कि हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं जो जल्दी नहीं फटते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, संक्षेप में वर्णन करें। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने है सो भारत के जो बुनकर थे उस पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया गया था, तो इसके बारे में बताना है। तो उत्तर जो हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी है सो इसलिए गुमास्तों को नियुक्त किया क्योंकि है सो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वस्त्र व्यापार पर एकाधिकार जमाना चाहती थी। कंपनी बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? खनिजों को बचाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। जो भी उद्योग और कृषि है दोनों है सो खनिज पर ही भी निर्भर करते हैं। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है। खनिज संसाधन हमारे पृथ्वी पर सीमित है और ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11,
राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य हैं? तो राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। दूसरा कार्य है कि राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ते हैं। तीसरा है कि सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। चौथा है कि सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है। ये 4 है सो कार्य करती है राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? शिक्षा का अगर अभाव रहेगा तो वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी, तो इसके बारे में बताना है। उत्तर है शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञान रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वास्थ्य लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। ये हो गया कि ऐसो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव, शिक्षा अगर है सो विशेषकर क्या होता है कि राजनीतिक शिक्षा का अभाव होता है तो कोई भी नागरिक है सो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञान रहता है। यानी कि ये हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति को अगर शिक्षा नहीं है तो वो राजनीतिक जो शिक्षा है उसके अभाव से लोकतंत्र में जो भी लोग रहते हैं उसके लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में उनको पता नहीं चलता। नागरिकों का शिक्षित होना स्वास्थ्य लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण है। इसीलिए नागरिकों को क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। अगर कोई भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो अशिक्षित रहेंगे तो वो है सो लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ऋण की कौन कौन सी शर्तें हैं? तो ऋण के लिए निम्नलिखित शर्तें होना चाहिए। पहला है, ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। जो भी लोग ऋण लेते हैं तो उन ऋण वालों को बैंक को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि कहाँ से उसका इनकम हो रहा है। दूसरा होता है कि सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। तीसरा है कि ऋण के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। ऋण की जो शर्तें हैं इसके अलावा भी है, आवश्यक कागजात होने चाहिए। आवश्यक कागजात होने चाहिए। समर्थक ऋणाधार होना चाहिए जिसको गारंटर बोला गया है। उसके बाद फिर है सो ये सारे जो हैं ऋण की शर्तें हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। WTO के 2 उद्देश्य के बारे में लिखना है। तो 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता और खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करना होता है। पूरे जो भी विश्व में है व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश, तो उसको संचालित करने का काम WTO है। WTO करता है और उसमें समानता और खुलापन भी वही देखता है ताकि क्या हो कि भेदभाव ना हो। दूसरा WTO का कार्य है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़े को निपटाता है। जो भी है सो विश्व व्यापार संगठन का झगड़ा होता है उसको निपटाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? तो G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का ऐसा समूह है। जो G77 जो है 77 विकासशील देशों का समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। जो क्या किया है कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसकी तेज गति को संगठित किया हुआ है। इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चे माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के अच्छी पहुंच मिले। तो ये सारे कार्य है सो क्या होते हैं कि G77 का कार्य है कि वो क्या करे कि इसका जो उद्देश्य है वो संसाधनों पर नियंत्रण रखना होता है और है सो आर्थिक विकास में सहायता करना होता है, कच्चे माल का सही दाम से
लग सके तो इसके लिए कार्य किया जाता है, और अपने जो तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए भी मदद करता है G77। संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हित की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है। G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है? लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या क्या है, इसके बारे में बताना है। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। चुनौती इस प्रकार है कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ होता है कि साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो इस जो है लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ ये हो गया कि सत्ता की साझेदारी को और ज़्यादा बड़ा बनाना और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को भी अपनाया गया। इस प्रकार सरकार की सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां। ओके, तो इस प्रकार सत्ता को बांट दिया जाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के रूप में। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है। इसके लिए भारत अनेक प्रयास किए हैं। तो ये सारे जो भारत में भेदभाव की चुनौतियां हैं, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, स्थान के आधार पर, तो इन सारे ऐसे भेदभाव को मिटाने के लिए भारत बहुत सारा प्रयास कर रहा है। पंचायती राज्य की स्थापना की गई है, पंचायती राज्य को भी बनाया गया है ताकि क्या हो सके, सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर जो हो जाएगा, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। मुद्रा की सहायता से हम कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाती है। मुद्रा सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद करके दूसरे स्थान पर उसे बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि मुद्रा की सहायता से क्या होता है कि एक जगह से वस्तु खरीद कर दूसरे जगह पर हम लोग बेच सकते हैं। बजट निर्माण में भी मुद्रा की भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। जो राष्ट्रीय आय में है उसमें मुद्रा की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में ही की जाती है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय आय की मुद्रा है, मुद्रा में ही की जाती है गणना। जो भी राष्ट्रीय आय की गणना है वो मुद्रा में ही की जाती है, और इससे ये पता चलता है कि देश के निवासियों का जीवन स्तर कैसा है, इसके बारे में पता चलता है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। भारत उष्णकटिबंधीय देश है, जिसके कारण यहाँ पे धूप है सो अच्छी मिलती है। दूसरा है कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। जो ग्रामीण या दूर दराज इलाका है, जहां तक बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती है, तो वहां पर भी ऐसे सौर ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तीसरा है कि सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है। जो सौर ऊर्जा है वो कहीं पे भी ऐसा स्थापित कर सकते हैं। इससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। सौर ऊर्जा से प्रदूषण होता नहीं है और यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। चौथा पॉइंट है कि हमें तेल या गैस का आयात करने पर हमें काफ़ी मात्रा में विदेशों में मुद्रा देनी पड़ती है। ये होता है कि तेल या गैस का आयात होता है तो इससे विदेशों में मुद्रा हमें देनी पड़ती है, क्योंकि तेल और या गैस जो है वो विदेशों से आयात होते हैं।
इसके स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, इसीलिए इसका भविष्य उज्जवल है। 5वां पॉइंट है, देश में बेकार पड़े बंजर जमीन एवं सुदूर इलाकों में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। ये जो सौर ऊर्जा है वो बंजर जमीन पर लगाया जा सकता है या फिर ऐसे इलाकों में लगाया जा सकता है जहां पर बिजली ले जाने में काफ़ी ज़्यादा खर्च होती है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है इसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी खेत से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट किसी तरह भर पाए, तो ऐसे खेती को प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जीवन निर्वाह कृषि यहाँ से अर्थ से ही समझ में आ गया कि जीवन जीने के लिए जो कृषि किया जाता है केवल जीवन जीने के लिए, तो उसी को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि परिवार का केवल पेट भरा जा सकता है, ताकि क्या हो सके कि ये स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। और इस तरह की खेती कहाँ पर? जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। आदिम औजारों तथा परिवार की सहायता से इस तरह की खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। ऐसी खेती में जलवायु अनुसार फसल का चुनाव किया जाता है और इस तरह की खेती में जलवायु के अनुसार फसल किया जाता है। जैसे धान के दिनों में धान रोपा जाता है तो गेहूं के दिनों में गेहूं रोपा जाता है। ये जो थे टोटल 19 क्वेश्चन थे, जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कल के एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।